आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, जो कि कक्षा 10 के पहला चैप्टर है, जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, हालांकि हम संख्याएं जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यानी कि नंबर सिस्टम जो है कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप जान लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में जो है कुछ नंबर्स का प्रयोग होगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक ना, तो चलिए पहले इसको जानिए। यानी संख्याएं जो है क्या होती हैं? किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप कहीं बैठे हैं, आप किसी वस्तु को गिनना हुआ तो आप किस प्रकार गिनेंगे? तो जो आप गिन रहे हैं 1 2 3 4, वही आपकी क्या है? संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात करें संख्याएं। संख्याएं कितनी प्रकार की हैं? संख्या आपकी दो प्रकार की हैं, पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। ठीक है, यानी कि पहला आपका क्या हो जाएगा? संख्या वास्तविक, और दूसरा आपका होगा काल्पनिक। ठीक है, हम जो है यानी कि क्लास 10 तक हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं और काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन क्लास 10 के बाद करते हैं। ठीक है, यानी कि आप 11 से काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है। यदि हमें एक्स का मान निकालना हुआ तो 2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। -2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसका जो है काल्पनिक संख्या निकलती है। ठीक है, कोई एक काल्पनिक संख्या निकलेगी जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, तो हमें इसकी बात नहीं करना है, हमें बात करनी है वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, क्योंकि हम वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं जो है उसको जानने से पहले आपको इन संख्याओं के बारे में जानना होगा। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, यानी परिमेय अपरिमेय, इन सब का जो है मेल ही तो आपका वास्तविक संख्या है। यानी जब तक आपको ये संख्याएं नहीं आती रहेंगी, आपको वास्तविक संख्या नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप सबको बताने जा रहे हैं। आपका स्वागत है G2 एजुकेशन अड्डा में। तो काल्पनिक को हम मिटा देते हैं, हमें काल्पनिक से नहीं मतलब है, हम केवल वास्तविक से ही मतलब है। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए प्राकृतिक संख्याएं किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिससे किसी गिनती का सहारा लिया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको कुर्सी गिननी हुई तो कैसे गिनेंगे? 1 से शुरू करेंगे ना, 1 2 3। ठीक है ना, इस तरह आप गिनेंगे कुर्सी की संख्या को। तो उसी प्रकार जो है जब किसी वस्तु को गिनने की आवश्यकता पड़ गई तो उस समय जो है प्राकृतिक संख्या का उदय हुआ। ठीक है, तो क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे? प्राकृतिक संख्या जो है आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। यानी 1 से शुरू हुई गिनती को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या की बात करें हम, जब प्राकृतिक संख्याओं के बाद यानी जब इससे काम नहीं बना, ठीक है, तो जब 0 का खोज हुआ यानी जब शून्य का खोज हुआ, जब शून्य का खोज हुआ तो जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देते हैं, तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक। यानी कि 0 के अस्तर तक कब हम पढ़े? आपको अगर 10 लिखना हुआ या 100 लिखना हुआ या 1000 लिखना हुआ तो आप किस तरह लिख पाएंगे? ठीक है, यानी कि 0 के बिना आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए आपको 100 लिखना हुआ, आपको 101 लिखना हुआ या फिर 1001 लिखना हुआ, तो आप 0 की सहायता के बिना नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब प्राकृतिक संख्याओं के बाद जब 0 का खोज हुआ तब फिर जो है संख्याएं बन गई पूर्ण संख्याएं। यानी कि 0 के बिना संख्याएं अधूरी थी, इसलिए 0 आ गया है, अब एक पूर्ण संख्या बन गई, यानी कि अब एक पूर्ण संख्या हो गया है। ठीक है, तो 0 के सहारे से आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं, चाहे वह लाख में हो चाहे करोड़ में हो। ठीक है, चलिए जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याएं एक तो धनात्मक होती हैं,
एक तो ऋणात्मक होती हैं। यानी कि जो संख्याएं प्लस से स्टार्ट होती हैं, +2 +3, यानी इसका प्लस का साइन लिखा नहीं आता है, ठीक है, यह छिपा रहता है। अगर इस तरह लिखा जाएगा तो आप कहेंगे धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ऋणात्मक संख्या की बात करेंगे हम, तो -1 -2 और फिर उसके बाद -3 -4 और -5 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। ये आपकी क्या है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना। देखिए, यानी कि पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को मेल को क्या कहते हैं हम, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्णांक, यानी अब पूरा अंक हो गया, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, आपका 0 यहाँ पर है, इससे दाहिनी तरफ आपका +1 +2, हाँ इसकी दाहिनी तरफ +1 +2 +3, ठीक है। उसके बाद +4 डॉट 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 आपका अनंत, ठीक है। अब देखिए इसके बाएं तरफ, शून्य के बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत तक। तो ये क्या है, यानी कि आपकी शून्य और धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं और आपकी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मिलकर के पूर्णांक संख्या का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, हाँ उसके बाद क्या पता चला कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जा रही हैं, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जा रही हैं, उसे सम संख्या दिया गया, ठीक है। जैसे देखिए, आपकी 4 ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगी, 6 भी कट जाएगा आपका 2 से, और 8 भी कट जाएगा 2 से। यानी कि जो संख्याएं 2 से कटी, ठीक है, वह संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी, ठीक है। तो देखिए 2 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, क्या कहते हैं आप, सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसी का उल्टा है 2 से ना विभाजित हो, जब 2 से विभाजित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या, ना होने वाली संख्या आपकी क्या कहलाती है, आपकी विषम संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा बात को, यानी कि 2 से विभाजित होगी तो आपकी सम संख्या, और 2 से विभाजित नहीं होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गई आपकी परिमेय संख्या, यानी कि जब भिन्नों के रूप में लिखना हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास 4/5 चॉकलेट है, 4/5 चॉकलेट है, तो आप किस कैसे लिखेंगे, आपको प्राकृतिक संख्या पता है, पूर्ण संख्या पता है, और सम संख्या पता है, विषम संख्या पता है, तो कैसे लिखेंगे आप जो है। इसके लिए जो है परिमेय संख्या की, किसी संख्या को बटे के रूप में लिखने के लिए हमें परिमेय संख्या की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब समझ लेते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए परिमेय संख्या जो क्या है, उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर P और Q क्या आपके हैं, P और Q पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। देखिए आपका A पूर्णांक तो होगा, ए भी पूर्णांक होगा, बट कंडीशन क्या आपकी है, यहाँ पर 0 सम्मिलित नहीं रहेगा, 0 सम्मिलित नहीं रहेगा, बाकी सभी संख्याएं सम्मिलित रहेंगी, तब वह क्या होगा, आपकी परिमेय संख्या का रहेगी, ठीक है। जैसे देखिए, यदि हम बात करें प्राकृतिक संख्या की, पहले समझिए स्टेप बाय स्टेप। प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या यानी कह रहा है कि परिमेय संख्या कंडीशन क्या है, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम किसी संख्या के नीचे 1 से भाग नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो क्या इसे 1/1 लिख सकते हैं, इसे 2/1 लिख सकते हैं, इसे 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1, ऐसे इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आपका हो गया ना P/Q। देखिए ध्यान से, आपका हो गया ना P/Q के रूप में। तो क्या
प्राकृतिक संख्या को परिमेय कह सकते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि हम उसे p बट्टे q के रूप लिख सकते हैं, या एक पूर्णांक भी बन रहा है, यानी एक पूर्णांक संख्या भी है कि नहीं, है ना। देखिए, तो अब देखिए उसके बाद अब बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे आपका। देखिए 0 के बटे 1 लिख सकते हैं, 1 का बटे 1 लिख सकते हैं, बाकी 2 का बटे 1, 3 का बटे 1, इसी तरह से, ठीक है। तो आपके जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? इस तरह से, क्योंकि आप देखिए 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। 1 से 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 2 से करेंगे 2, 1 में 3 में 1 से करेंगे आपका तो आपका 3 बन जाएगा। तो आपके देखिए ये प्राकृतिक संख्या भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है कि ना। और पूर्ण संख्या भी आपकी क्या है, पूर्ण संख्या आपकी परिमेय संख्या। जब प्राकृतिक संख्या हो गई और पूर्ण संख्या हो गई तो पूर्णांक भी हो जाएगा और सम नंबर भी हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर भी हो जाएगा और ऑड नंबर भी हो जाएगा। यानी देखिए परिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सम विषम सब आ जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं, देखिए और समझ लीजिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगा परिमेय अपरिमेय समझने में। यदि आप सब बेसिक से समझ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको वास्तविक संख्या, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से आप लगा ले जाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपका यानी देखिए 1/2 भी आपका है परिमेय संख्या, -2/3 भी है। क्यों? क्योंकि -2 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं, पूर्णांक। ध्यान दीजिए, एक कंडीशन आप लगा लीजिए आपका, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक है तो आप आंख मूंद करके कह सकते हैं कि यह क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। यानी कि 5 तो आपका आ जाएगा 5/3, आपका 7/3, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब फिर बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर था, यानी कि दोनों पूर्णांक है तो अपरिमेय संख्या है, उसे p/q के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या है। अब बढ़िए अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या आपकी जो है p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका अक्सर हर जो है शून्य हो जाएगा, या फिर यानी कि देखिए, या फिर इसका देखिए ये पूर्णांक नहीं रहेंगे, आपके दोनों पूर्णांक नहीं रहेंगे, या फिर एक रहेगा तो एक नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये पूर्णांक अगर होगा तो ये वाला पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्या क्या है, √3, √5, √7 और √11, यानी कि रूट में अभाज्य संख्याएं आपकी करड़ी में अभाज्य संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। आप कह सकते हैं सर क्यों ना हम इसका नीचे एक नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू, जरूर लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। एक तो आपका पूर्णांक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बात को, एक आपका पूर्णांक है, लेकिन करड़ी में 3 आपका पूर्णांक है कि नहीं। आप अपने आप पे सोचिए, यदि करड़ी का मान आप निकालेंगे, क्या मान आएगा आप जानते हैं, करड़ी में 3 का मान आएगा 1.1732, ऐसे करते करते वहाँ रुकेगा नहीं, यानी कुछ न कुछ आता रहेगा, ठीक है। इसका मान कुछ न कुछ आता रहेगा, इसलिए यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इस कारण करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, ठीक है। उसके साथ साथ आपका पाई का भी मान हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। आपकी पाई भी आपकी जो क्या है अपरिमेय है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 22/7 की, 22/7 की बात करेंगे हम, तो यह क्या आपकी है, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर आपका है, ठीक है। क्या आपका है, रेशनल नंबर। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर, क्योंकि पाई का मान तो आप बताए हैं कि जो है 22/7 होता है। अब मतलब ऐसे कैसे होता है जो है, तो हम आपको बता दें आप कि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। आप
देखे होंगे जहाँ पाई बराबर 22/7 लिखा होगा वहाँ उसके साथ ब्रैकेट में लगभग भी लिखा होगा, यानी अप्रॉक्सीमेट लिखा होगा। ठीक है, तो ये 22 पाई का मान 22/7 नहीं होता है, आज आप जान लीजिए। ठीक है, और पाई जहाँ पूछेगा आप परिमेय बताएंगे, और आपका जहाँ 22/7 पूछेगा आप क्या बताएंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों पूर्णांक हैं और दोनों p/q के रूप में हैं, यानी कि 22/7 p/q के रूप में है और दोनों एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक मतलब कि आपकी वास्तविक संख्या है। अब समझ गए हैं कि वास्तविक संख्या है किसका किसका संगठन है, किसका किसका मेल है। आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, आपका जो है सम नंबर, विषम नंबर, और फिर परिमेय, अपरिमेय। अब देखिए, यदि हम कहें आपका रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर आपकी क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्या बनाती हैं। कैसे? आपको हम बता रहे हैं, वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। कैसे? देखिए, आपको हम बताए हैं परिमेय संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होता है, और पूर्णांक संख्या होता है, सम विषम। ये आपका देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये आपका सम विषम, सबका मेल तो यह हो गया आपका परिमेय संख्या, और बाकी बचा अपरिमेय, यानी इनका मेल मतलब इनका मिलान कर दिया जाए तो ये आपकी क्या बन जाएंगी? वास्तविक संख्या है। तब फिर हम उसी टॉपिक पर ले आए हैं। अब आपको हम उस टॉपिक पर ले आए हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, यानी सभी संख्याओं को बताते हुए आपको हम वास्तविक संख्या तक ले आए हैं। चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। फाइनली हम लोग अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आ चुके हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसको समझ लीजिए, आपको यह प्रमेयिका आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यदि आपको 17 में 3 से भाग दिया जाए, यानी 17 में 3 से भाग दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यानी कि 3 का पहाड़ा इतना पढ़ेंगे कि या तो 17 कट जाए या तो 17 से थोड़ा से कम हो, यही करते हैं आपने। तो चलिए, यानी कि 3 × 5 = 15, 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 × 5 = 15 और 2 बचेगा। ठीक, आगे चलिए, यानी कि 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है तो 24 कट जाए या तो 24 से थोड़ा से कम हो, यही करना है। तो 4 के पहाड़ा में 24 आएगा, क्योंकि 4 × 6 = 24 होता है। ठीक है, तो 6 वाले जाएंगे, 24 आपका कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं से सब कुछ शुरुआत है। उसके बाद देखिए, 5 से करेंगे 5 × 30, 5 × 30 करेंगे, आपके शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग देके दिखाइए, 6 से 5 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 5 में अभी तक आप जो है जिसमें भाग दे रहे थे वह संख्या भाग देने वाली संख्या से बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर छोटी है तो भाग जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे आप? 0 बार जा सकता है, 0 बार जा सकता है कि नहीं? देखिए, आप 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 × 1 = 6 आ जाएगा। 6 में 2 से गुणा करेंगे आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखिए, यदि हम 6 में 0 से गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 में जो है 0 से गुणा करें तो 0 आ जाएगा। तो क्यों हम 0 बार नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं। तो 0 बार ले जाएंगे, आपका 5 आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, 5 आपका शेषफल आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, इसे आप कहते हैं क्या? भाजक। इसे कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं भाज्य, और ये आपका क्या है? भागफल है। ये आपका क्या है? शेषफल।
है ना, आपका शेष फल। सब में वही बात है, ये आपका भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, बात समझिएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। यानी कि हम भाजक में भागफल से गुणा कर दें और शेषफल जोड़ दें तो आपका भाज्य प्राप्त हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, शेषफल, देखिए आपके पास भाज्य कितना है 17 और भाजक आपका कितना है 3 है, गुणे भागफल आपका कितना है 5, शेषफल आपका 2 है, 5 3 15 और प्लस 2 करेंगे आपका 17 आ जाएगा। 17 की आवश्यकता थी आपके पास। चलिए देखते हैं, यदि हम बात करें इसको जो है, देखिए यदि भाज्य को हम a मान लें, इसको हम a मान लेते हैं, यानी कि भाज्य को यदि हम a मानेंगे, a मान लेते हैं, और भाजक को, यानी भाज्य को हमने a माना, भाजक को हमने b मान लिया, ठीक है, और भागफल आपका हम q मान ले रहे हैं और शेषफल आपका r मान ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, a बराबर भाजक आपका क्या है b गुणे भागफल आपका क्या है q, ठीक है, प्लस आपका r, है ना, ध्यान दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर आपका बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। चलिए पर एक कंडीशन जान लीजिए, आपका जो शेषफल होगा, ये शेषफल हमेशा इस भाजक से छोटा होगा, हो नहीं। यानी कि देखिए, यदि हमने यहाँ पर 17 है, हम 5 बार ले गए हैं, 15 है हमने घटा दिया, ठीक है, घटा दिया हमने, हमारे पास क्या आया 2 आ जाए, ठीक है। 2 इससे छोटा है नहीं, 3 से छोटा है 2, इसीलिए तो लिखा गया। यदि 3 से छोटा नहीं होता तो एक बार, यानी यहाँ पर 4 अगर बचता तो एक बार और चला जाता, भाग जाता ही नहीं, ठीक है। तो जो आपका आर होगा, आर जो आपके भाजक यानी कि v से, आपके v से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, हमेशा आपके b से छोटा होगा, b मतलब आपके भाजक से हमेशा छोटा होगा। चलिए अब बात करेंगे हम, और हाँ, और आपका r जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। क्यों, यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर शेषफल क्या है, 0 है, तो शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या तो शेषफल 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन -2, -1, -3 कभी नहीं आएगा, यानी या तो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर 0 से बड़ा होगा, यही 2 कंडीशन है, ठीक। तो क्या इसे हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं इस तरह से, इसे किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि r, ठीक है, r हो गया, r यानी कि 0 से तो बड़ा या तो बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, ठीक है, 0 से बराबर या तो बड़ा होगा लेकिन b से आपका छोटा होगा। यही तो है आपका क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है। यानी कि r जो होगा आपका 0 से बराबर या तो बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। ये है किताब की परिभाषा, इसे आप देख लीजिए। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर r आपका 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर और b से छोटा होगा। यही तो है, हमने इसी को तो निकाला है ना। यानी कि r जो होगा आपका 0 से तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और लेकिन b से आपका क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा। वही तो लिखा है इस परिभाषा में, वही तो पूछा है, वही तो बताया है, ठीक ना। तो ये है आपका सिस्टम, ये है आपकी जो है पूरी प्रक्रिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है, एक प्रक्रिया है। आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे,
ठीक, उसके बाद उसको घटाएंगे, जो शेषफल होगा उसको लिखेंगे। ये तो प्रोसेस हुआ, ये प्रक्रिया हुई ना। तो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये सूत्र प्राप्त हुआ है। इस सूत्र की सहायता से आप जो है अब प्रश्नावली को हल कीजिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली, लगाते हैं अपनी प्रश्नावली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।